है आपका कमोडिटी फटाफट में, जहां हम आपको फटाफट अंदाज में तमाम खबरें भी बताते हैं, साथ ही आपके सवालों के जवाब भी देते हैं। आज हमारे साथ 4 मेहमान हैं स्टूडियो में। हमारे साथ जाने माने कमोडिटी गुरु, कमोडिटी एक्सपर्ट जी चंद्रशेखर जी हैं, कयमर सादरी हैं, सीईओ हैं अवांस एंटरप्राइजेज के, अजय केडिया हैं केडिया कमोडिटी से, और भूपेश शर्मा हैं टेक्निकल एक्सपर्ट हैं बीकानेर से। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। आपके पास भी अगर कोई सवाल हो तो हमारे एक्सपर्ट से पूछ सकते हैं। हमारा नंबर है 9136934065। इस नंबर पे अपने सवाल हमें व्हाट्सएप करें, अपना नाम, अपने शहर का नाम और सिर्फ कमोडिटी से जुड़े ही सवाल भेजें, और कोई सवाल इस नंबर पे ना भेजें। चलिए करते हैं, शुरुआत कर लेते हैं गोल्ड से, जहां पर धीरे धीरे खरीदारी लौट रही है। चंद्रशेखर जी, गोल्ड पर आपसे काफ़ी समय से बातचीत नहीं हो पाई थी। आप यात्रा पे थे, इस दौरान लंबी यात्रा के दौरान जिस तरह की तेजी गोल्ड ने दिखाई, सारे फंडामेंटल्स के विपरीत, जो फंडामेंटल्स गोल्ड के लिए काम करते थे, सारे फंडामेंटल्स यहां पे अब काम नहीं कर रहे हैं। डॉलर मजबूत हो रहा है तो भी सोना चल रहा है, बॉन्ड यील्ड ऊपर जा रहा है तो भी सोना चल रहा है। अब जिस तरह के डायरेक्ट वॉर हो रहे थे, रूस यूक्रेन के दौरान हो या फिर इजराइल हमास के, उस दौरान भी इतना प्रीमियम नहीं मिला था गोल्ड का जितना प्रीमियम यहां पर मिल गया। सेंट्रल बैंक की अगर एवरेज बाइंग, अगर रिकॉर्ड साल के महीने का भी देखेंगे ना, तो भी इतना आप नहीं ये कह सकते हैं कि उस बाइंग से इस तेजी आ रही है। बिल्कुल। कौन खरीद रहा है सर सोना? तो ऐसा है, बहुत ज़्यादा स्पेकुलेटिव कैपिटल इस मार्केट में आ चुका है एट द फर्स्ट पॉइंट, क्योंकि ये जो मोमेंटम है, ये जो एक्सूबरेंस है, हम कह सकते हैं इट इज़ इरैशनल एक्सूबरेंस। ऐसा एक प्रयोग है अंग्रेजी में, इरैशनल एक्सूबरेंस, क्योंकि सोने का भाव तो बढ़ना ही था। एक था इंटरेस्ट रेट के वजह से, दूसरा चीन का खरीदी के वजह से, तीसरा सेंट्रल बैंक के खरीदी के वजह से, चौथा जियोपॉलिटिकल कंसर्न। इसका एक बड़ा कॉम्बिनेशन हो चुका था। मगर अब सिचुएशन क्या है कि जैसे सब लोग सोना लेने लगते हैं और स्पेकुलेटिव इन्वेस्टर्स तो ज़्यादा ही अपने पूंजी लगा दिया इसमें, तो मुझे लगता है गोल्ड एज ओवरशॉट टू द अपसाइड, नंबर 1। नंबर 2, मैं मानता हूँ आजकल का जो भाव में $150 से $200 प्रति आउंस गोल्ड में वॉर रिस्क प्रीमियम है। ये वॉर में अभी समझिए, इस युद्ध में कोई सीज फायर का कोई एक संकेत मिलेगा तो मैं मानता हूँ ज़रूर $100-125 तो गोल्ड टूट जाएगा। मगर जब तक ये सीज फायर का संकेत नहीं आता है, मैं समझता हूँ ये जो स्तर है उसमें ही रहेगा। और एक कारण है, सभी सेंट्रल बैंक्स काफ़ी माल ले रहे हैं और चीन भी काफ़ी सोना ले रहा है, तो उससे भी फिजिकल मार्केट के लिए उनको एक सपोर्ट मिलेगा। मगर ये जो ज्वेलरी सेल्स है भारतवर्ष जैसे देश में, हमारा काफ़ी सीजनल है। अब अप्रैल में तो शादी का मुहूर्त है तो लोग लेंगे, जून से लेकर के सितंबर तक वो फिज़िकल सेल काफ़ी कम हो जाएगा, उनकी एग्रीकल्चर कल्टीवेशन वगैरह शुरू हो जाएगा, तो ये सीजनल फैक्टर्स है। मगर आजकल का जो भाव चल रहा है, ये इसमें ज़रूर करेक्शन आएगा। कब करेक्शन आएगा वो कहना मुश्किल है अभी, मगर करेक्शन लगभग निश्चय आना ही चाहिए। ओके, कितना % करेक्शन? क्योंकि जिस तरह से आप फिजिकल बाइंग तो चाइना में हो रही है, लेकिन बाकी कंट्रीज देखे, यूएस, यूरोप हो, इंडिया में पूरी तरह से गायब है। मैं कई स्टॉल्स पे जा चुका हूँ, बेंगलोर से लेके बॉम्बे, दिल्ली तक, पूरी तरह से फिजिकल मार्केट में खरीदार नदारत है। खुद ज्वेलर्स कह रहे हैं, जो जेन्युइन बातें करते वो ऐसा कह रहे हैं। आपको कितनी गिरावट की संभावना लग रही है? मैं टाइम फ्रेम नहीं पूछ रहा हूँ कि टाइम करना बहुत मुश्किल होता है फाइनेंशियल मार्केट में। समझ गया। ये जो सेल्स आपने देखा है, बम्बई में हो, बेंगलोर में, दिल्ली, चेन्नई, कहीं भी, वो शादी का मौसम है तो खरीदी होती है लोगों से। और ये जो टाइम फ्रेम बताना मुश्किल है, कभी ये मार्केट करेक्शन होगा इसमें, मगर करेक्शन का संकेत जब आएगा तभी करेक्शन होगा। तो संकेत, मेरा अनुमान है कि सीज फायर का संकेत होगा, जो खाड़ी में उधर गाजा स्ट्रिप में चल रहा है इजराइल हमास वाला, उससे बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। और मैं मानता हूँ
आप क्रूड ऑयल में देखिए, क्रूड ऑयल में गिरावट हमें देखने को मिला है। उसमें भी 3 या 4 कारण है। एक कारण है कि जियोपॉलिटिकल टेंशन घट रहा है, कम होते जा रहा है। इसका असर हमें सोना में भी जल्दी से देखने को मिलेगा, ऐसा मेरा अनुमान है। ओके केडिया जी, आपसे काफी समय से फंडामेंटल्स पे तो बात हो ही रही थी। टेक्निकली आप बताइए कैसा लग रहा है आपको गोल्ड और सिल्वर जो ट्रेडर्स देख रहे हैं, जिनके सवाल आ रहे हैं, 2-3 सवाल आ भी चुके हैं। एक राज का है दिल्ली से, वो भी गोल्ड पे पूछ रहे हैं, और एक अनमोल है, उन्होंने शहर का नाम नहीं भेजा है, गोल्ड पे जाना चाह रहे हैं ट्रेड के लिहाज से। तो आप उनको बताइए क्या सलाह देंगे गोल्ड और सिल्वर में आज। नमस्कार विष्णु जी। नमस्कार। बिल्कुल, जैसे सर ने भी कहा कि मार्केट में अब जो है इम्पोर्टेंट है वार, क्योंकि हमने देखा कि इससे पहले रशिया यूक्रेन के समय में या इजराइल और हमास के बीच में जब अक्टूबर में था, वार प्रीमियम बढ़ा हुआ है। और अभी हम देख रहे हैं कि एक अच्छी खासी रैली के बाद पिछले एक हफ्ते में मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है। 2400 का हमने एक रिपोर्ट भी निकाला था जहां पे रखा था ये 24 में 2400 सोना, और ऑलमोस्ट हमने 2400 के ऊपर अच्छे से जा चुके। तो एक टेक्निकली मार्केट सीवियरली ओवरबॉट में है, लेकिन जब तक ये वॉर खत्म नहीं होती है तब तक एक डर लगा है कि ईरान इजराइल के बीच में कुछ भी कंसर्न्स होगा तो एक स्पाइक आ सकता है। तो बेटर है कि स्टे अवे फ्रॉम द मार्केट। लेकिन ओवरऑल आज के सेशन की बात करूं तो जब तक 73,100 के ऊपर सोना नहीं जाता है, हाई पॉसिबिलिटी है कि हम 72,300 तक का पुल बैक गोल्ड में देख पाए। तो आपको लग रहा है कि अगर इंट्राडे ट्रेडर हैं तो यहाँ पर बेच के जाने की सलाह केडिया जी की तरफ से। एक बार लेवल्स आपको दिखा देते हैं, स्क्रीन पर भी आपके लिए हैं, ये इंट्राडे के लिए। और जो रिस्क नहीं ले सकते हैं, इस मार्केट से अभी दूर रहें तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि जो वॉर प्रीमियम जिस तरह के हैं, जिस तरह की बातें चल रही है मार्केट में, ऐसे आप ऐसे मार्केट से दूर रहे तो ज़्यादा आपके लिए बेहतर होगा। ये इंट्राडे के लिए कॉल है, जो रेगुलर ट्रेड करते हैं उनके लिए सलाह है, जिनके सवाल आए थे उनके लिए केडिया जी ने सलाह दी है। भूपेश जी, आप चांदी में बताइए, चांदी में भी कई दर्शक हैं, उनके सवाल आए हैं, कॉमन सवाल ज़्यादातर आ रहा है चांदी को लेके। आप क्या सलाह देंगे ट्रेडर्स को? केडिया जी दोनों को, गोल्ड और सिल्वर दोनों में सेल कॉल दे रहे हैं, आप? विश्वान जी, मैं बात करूं तो चांदी का ओवरऑल चार्ट का स्ट्रक्चर अभी भी पॉजिटिव बना हुआ है। मुझे लगता है कि चांदी का ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव रहना चाहिए, परंतु शॉर्टर टर्म के लिए मार्केट बहुत ज्यादा ओवरबोल्ड हो चुका है और थोड़ा साइडवेज से कंसोलिडेशन मोड में है। तो मुझे लगता है कि एक छोटा सा करेक्शन चांदी में आज के सत्र में या आज और कल के सत्र में देखा जा सकता है। 83,400 के नीचे चांदी में बिकवाली करनी चाहिए। 83,900 के स्टॉप लॉस रहेंगे। 82,900 और 82,500 तक के लक्ष्य संभावित रहेंगे। देख रहे हैं, ये 1 से 2 दिनों के लिए है, ये इंट्राडे के लिए, ट्रेडर्स के लिए है। और जो शेखर सर कह रहे थे, जिनका इन्वेस्टर्स है, जिनका व्यू है, उनके हिसाब से थोड़ा मीडियम टर्म पोजिशनल हिसाब से वो बातचीत कर रहे थे। तो ये ध्यान रखिएगा, जो भी ट्रेड बताए जा रहे हैं उसमें स्टॉप लॉस भी बताया गया, उसका भी ध्यान रखिएगा। चांदी पर चंद्रशेखर सर, आपकी राय क्या है? क्या लग रहा है चांदी की चाल कैसी रहेगी आगे? बिल्कुल, चांदी मजबूत है, सोना का साथ चांदी भी बढ़ गया है, मगर चांदी का अपना खुद का एक ट्रेजेक्ट्री है, क्योंकि चांदी न केवल प्रेशियस मेटल है, वो एक इंडस्ट्रियल मेटल भी है। और जब हम ये डीकार्बनाइजेशन, एनर्जी ट्रांजिशन के बारे में बात कर रहे हैं, उसमें चांदी का बहुत बड़ा एक भूमिका रहेगा। और चांदी का जो फंडामेंटल्स हम देखेंगे तो लगभग 6,000 टन का घाटा है, शॉर्टेज, there's a deficit of 6,000 tons in the world silver market। तो इस कारण एक साइड डिमांड है, दूसरा साइड सप्लाई डेफिसिट है। तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि चांदी का भाव बढ़ रहा है और आगे भी बढ़ने का संभावना है। मैं मानता हूँ 3-4 महीना पहले, शायद दिसंबर में एक शो में हमने बात की थी, आपका शो में ऑन चांदी, कि आई वॉज काफ़ी बुलिश था मैं। और अभी भी कुछ $28 हो चुका है, आगे भी ज़रा ऊपर बढ़ने का संभावना है। मगर वो चीन का जो इकोनॉमी है उसमें ज़रा एक स्लो डाउन है, मगर मैं मानता हूँ चीन का इकोनॉमी सेकेंड हाफ ऑफ 24 में ज़रा वृद्धि आना चाहिए उनका इकोनॉमिक एक्टिविटी में, तभी दोबारा सोना को एक उछाल मिलने का संभावना है। ओके, तो ये व्यू गोल्ड और सिल्वर पे आपने सुन लिया। सोना ने चांदी को एक उछाल मिलने का संभावना है। ओके, यानी चांदी लग रहा है कि अभी भी इसमें दम है और लैगार्ड भी रही है, गोल्ड के मुकाबले उस तरह की तेजी नहीं आई है। तो लग रहा है कि लंबी अवधि का अगर आप जरिया है, हो सकता है शॉर्ट टर्म में कुछ करेक्शन दिखे आपको, नीचे का लेवल भी खरीदारी के लिए मिले, एंट्री लेवल मिले आपको। गोल्ड में जैसे जैसे करेक्शन आएगा
तो उसका असर चांदी पर भी दिखेगा। लेकिन लंबी अवधि के लिए जो एक्सपर्ट्स अब तक जितने भी कह रहे हैं वो ज़्यादा बुलिश है। अगर आपका 1 से 3 साल का नज़रिया है तो चांदी यहाँ से बेहतर परफॉर्म कर सकती है। जितने भी एक्सपर्ट्स आ रहे हैं ईटी नाउ स्वदेश पर वो यही अब तक बता रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते, कच्चे तेल की बात कर लेते हैं। कच्चे तेल में अब धीरे धीरे काफ़ी करेक्शन आ चुका है। 3% की गिरावट के बाद आज लग रहा था कि कुछ रिकवरी आएगी, वो रिकवरी भी नहीं टिकी, अब 1% फिर कमजोर दिख रहा है। चंद्रशेखर सर, क्या लग रहा है कच्चे तेल में? क्या यूएस का जो दबाव है इजराइल पे कि अब वॉर को बहुत ज़्यादा एस्केलेट करना नहीं है, रिटेलिएट करना नहीं है ईरान के खिलाफ, क्या इस सब का असर है या कुछ और? नो, इसमें भी एक कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स है। एक है जो इंटरेस्ट रेट, अब जून का बात कर रहे थे लोग, शायद जून में इंटरेस्ट रेट की कटौती नहीं होगी, जून का बाद ही होगा, इज नंबर वन। सेकंड, काफ़ी डिमांड कंसर्न्स अभी निकल आ रहा है कि इतना ऊपर बढ़ गया एनर्जी प्राइसेस, खास करके क्रूड प्राइसेस, कि देयर कुड बी डिमांड डिस्ट्रक्शन। जैसे कि इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने भी अपना पिछला रिपोर्ट में बताया था कि उनको लगता है कि देयर विल बी स्लो डाउन इन डिमांड ग्रोथ। तीसरा है अमेरिका का जो उत्पादन बढ़ते जा रहा है। चौथा फैक्टर है अमेरिका, लोग सोचते हैं कि ऐसा एक नौबत आएगा तो अमेरिका अपना जो स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स है उसमें से भी माल बेच सकता है। तो ये सब फैक्टर्स और ऑल, देयर इज एन इंटरप्ले ऑफ दिस फैक्टर्स। तो इसके वजह से जियोपॉलिटिकल, खास करके जियोपॉलिटिकल टेंशन कम होने के वजह से वो स्पेकुलेटिव इन्वेस्टर्स जो है वो धीरे से निकल रहे हैं बाहर, तो उसका असर हमें भाव में दिखाई दे रहा है। ओके, तो क्रूड पर आपने फंडामेंटल एनालिसिस सुन ली। केडिया जी, अब आप बता दीजिए क्रूड में करना क्या चाहिए, जो ट्रेडर्स हैं उनके लिए क्या सलाह है आपकी तरफ से? देखिए विष्णु जी, सबसे पहले अगर हम कच्चे तेल की बात करें तो अभी भी वॉर इंपॉर्टेंट है कि आगे कैसा सिनेरियो बनेगा। आज हमने देखा 2 दिन से हमने जो डी एस्केलेशन देखा उसकी वजह से कच्चे तेल में गिरावट है। ब्रेंट 90 पे जाके हम देख रहे थे कि बार बार में प्रेशर ले रहा था, जिसकी वजह से मुझे लगता है 86-50 तक ब्रेंट दिखा सकता है आराम से ये हफ्ते में डाउन साइड रहेगा। लेकिन डोंट एक्सपेक्ट कि प्राइसेस में बहुत ही बड़ा फॉल आने वाला है, बिकॉज कहीं ना कहीं एज ऑफ नाउ हम देख रहे हैं इकोनॉमी है, चाइना के नंबर्स अच्छे आए थे तो ये प्राइसेस को वापस 85-86 के करीब सपोर्ट कर। डोमेस्टिक मार्केट में 7000 का एक साइकोलॉजिकली बहुत अच्छा सपोर्ट था, वो टूट चुका है। तो मॉर्निंग में हमने एक्सपेक्ट किया था कि 68-50 तक का लेवल मिल जाएगा, जो एग्जैक्टली मिल चुका है। तो थोड़ा भी अगर बाउंस मिलता है 68-80 के करीब बेच के चलिए, 6950 का एक टारगेट मिल सकता है। लेकिन ध्यान रखिए कि ये टेम्पररी फॉल बैक है, जैसे जैसे एस्केलेशन बढ़ेंगे या सप्लाई साइड कंसर्न्स कुछ दिखाई देगा, प्राइसेस वापस शूट अप करने की तैयारी करेगा। तो आई थिंक 6750 के टारगेट के लिए टेम्पररी बेच के चलना चाहिए। जितने भी सवाल आ रहे हैं मैक्सिमम गोल्ड की तरफ ज़्यादा आ रहा है। मैं ढूंढ रहा हूँ कि कुछ और सवाल मिले। टर्मरिक पे भी एक सवाल आया है। सादरी जी बहुत देर से बैठे हैं, एग्री एक्सपर्ट है। टर्मरिक पे लगातार दूसरा कारोबारी दिन था सादरी जी जब वहाँ पे ऊपरी सर्किट दिखाया, 6% की तेजी, 2 दिनों में 12% दाम बढ़ चुके हैं। क्या ये मोमेंटम, ये तेजी कंटिन्यू होती दिख रही है क्या हल्दी की? नमस्कार चुमन जी। नमस्कार सर, हल्दी में जैसे आपने कहा, हमने काफी दिनों बाद ये हफ्ते में 2 अपर सर्किट देखे हैं। प्राइजेस तकरीबन 1800 रुपए से कवर हो गए, नीचे में 16400 तक जाके आए और आज 18346 का सर्किट था। मुझे लगता है सर एक बार के लिए कल गैप अप ओपनिंग होनी चाहिए। तकरीबन हम बाजार कल 300 से 350 रुपए प्लस होते हुए देखेंगे। और अपना इतना ही नहीं, स्पॉट मार्केट में भी अच्छा सपोर्ट मिल रहा है। मराठवाड़ा और सांगली के मार्केट्स भी आज 800 से लेके तकरीबन 1200 रुपए तक चल रहे थे। तो एक बार के लिए सर मेरा मानना है कि हल्दी यहाँ से 18,700 से 18,800 रुपए के लिए एक बार के लिए बाय करके चलनी चाहिए। 19,000 के बाद हो सकता है इसमें थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस आए, पर वो भी वो टाइम पे किस तरह का वेदर है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। क्योंकि आज ही मैं कहीं पढ़ रहा था कि 22 और 23 तारीख को महाराष्ट्र में वेदर के थोड़े कंसर्न्स हो सकते हैं। तो एक बार के लिए वेट एंड वॉच करना चाहिए, लेकिन ये करंट मूवमेंट को देखते हुए सेल नहीं करना चाहिए। ये व्यू है। और जीरा और धनिया पर भी बता दीजिए, यहाँ पर भी अब धीरे धीरे लोअर लेवल पे लोग खरीदारी कर रहे हैं, क्या ये खरीदारी और बढ़ेगी क्या आगे? धनिया की बात करेंगे, हाँ जी विष्णुमोहन जी, धनिया में मुझे एक बार के लिए सर 7800 टू 7900 तक के लिए एक अच्छा मूव नजर आ रहा है। बिकॉज काफी टाइम से ये 7400 टू 7600 की रेंज में धनिया घूम रहा था, लेकिन मंडे को ही इसने ये ट्रेंड ब्रेक किया हुआ है। मुझे एक बार के लिए 7800 के लिए इसमें क्लियर बाय लग रहा है।
अराइवल्स भी थोड़े कंसोलिडेट हो रहे हैं, तो फिजिकल डिमांड भी आनी चाहिए। तो धनिया एक बार के लिए 7800 टू 7850 के लिए बाय करके चले। जीरा की अगर बात करें तो जीरे में भी हम देख रहे हैं कि पिछले कई दिनों से प्रेशर मेंटेन है। आज हमने थोड़ा उसमें एक 300 रुपए का रिकवरी आते हुए देखा है। मैं कोई एक तरफा सजेशन नहीं दूंगा जीरा में। मैं यही सब मानता हूं कि ये एक बार के लिए 21,500 से लेके तकरीबन 23,000 की रेंज में चलना चाहिए और इसी रेंज में ट्रेड करते रहना चाहिए। कभी भी अगर ये आपको 21,000 या 22,000, 21,800, 22,000 के आसपास मिले तो इसको बाय करके चले। और कभी भी आपको अगर ये 22,700 से लेके 23,000 की रेंज में मिले तो एक बार के लिए सेल करके चल सकते हैं। लॉन्ग टर्म व्यू मेरा जीरा में सेल ऑन आईजी रहेगा। केडिया जी, आप बताइए मसालों पर आपकी राय क्या है? कोई टॉपिक आपकी तरफ से? जबरदस्त रफ्तार हल्दी में, धनिया और जीरे में भी खरीदारी, क्या करें? देखिए, पूरे मसाले में जैसे साथी जी ने भी कहा कि एक अच्छा फंडामेंटल मूव बना हुआ है। तो सबसे पहले हल्दी, फिर धनिया और फिर जीरा। तो हल्दी में मुझे लगता है कि क्रॉप शॉर्टेज इस बार रहनी है और मौसम का जो अभी विकार दिख रहा है उसकी वजह से प्राइसेस में एक पुल बैक है। वॉलेटिलिटी आने वाले दिनों में और बढ़ती हुई दिखाई देगी। पिछले 2 दिन में हमने 6-6% के सर्किट लगते हुए देखे। टेम्परेरी मुझे लगता है कि इमीडिएट टारगेट तो 18,800 का है, बट जल्द हम देखेंगे जो पिछला हाई है मार्केट टूटता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि अब स्लोली जैसे हम अप्रैल में एंटर हुए तो एफएमसीजी कंपनी की डिमांड भी धीरे धीरे बढ़ते हुए दिखाई देगी। वहीं अगर हम धनिया की बात करें तो धनिया में भी हमने देखा कि कैरी ओवर स्टॉक बहुत अच्छा होने की वजह से अब तक इतना कुछ फायरवर्क्स दिखाई नहीं दिया, बट कहीं ना कहीं ग्लोबल मार्केट के अंदर अब धीरे धीरे डिमांड में इंप्रूवमेंट भी दिखाई देगी और डोमेस्टिक मार्केट में जो अराइवल्स प्रेशर थे वो अब मिनिमल होते गए। तो टेक्निकली जंप है बट लिमिटेड रहेगा, जो 7750 से 7850 के जोन में जाता हुआ दिखाई देगा। लास्ट अगर हम जीरे की बात करें तो जीरा ऑलरेडी 65,000 से करीबन 22,000 तक का लेवल दिखा चुका है। तो वी नो कि इस बार प्राइसेस काफी फॉल हुए बिकॉज प्रोडक्शन में काफी बड़ा जंप आया था, बट करंट लेवल पे अराइवल्स में हम देख रहे थोड़ी थोड़ी कमी है और धीरे धीरे जो पाइपलाइंस खाली पड़ी थी पिछले 2 साल से, प्रोडक्शन भी कम थे और प्राइस हाई होने की वजह से कोई बायर नहीं था। अब जैसे जैसे प्राइसेस में स्टेबिलिटी बढ़ रही है हम देख रहे हैं कि स्टॉकिस्ट की डिमांड धीरे धीरे बढ़ेगी और जो हमने पिछले साल धनिया में देखा था कि स्टॉकिस्ट ने काफी अच्छी बाइंग की थी वो अब बढ़ती हुई दिखाई दे रही। तो जीरे के अंदर मुझे लगता है इमीडिएट तो 22,600 का लेवल है, बट अगले 1-1.5 महीने के अंदर हम देखेंगे प्राइसेस 25-25.5 का लेवल भी क्रॉस कर जाएगा। व्यू है और आपके सामने कॉल भी आ गए हैं। ग्वार पे बताइए, छोटे छोटे जवाब दीजिएगा। केडिया जी बताइए, ग्वार में क्या लग रहा है यहाँ से? गवार में वॉल्यूम थोड़े से कम थे, बट जैसे मैंने पहले भी कहा था कि 5200 के नीचे बिल्कुल नहीं जाता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे भी मुझे लगता है तेजी रहेगी। 5620 से 5650 का टारगेट गवार सीड में, और जबकि गवार गम में मुझे लगता है 11,800 के ऊपर काउंटर काफी स्ट्रांग है, जो 11,300 से 11,500 तक का लेवल दिखा सकता है। 100 का टारगेट ग्वारगम के लिए और 5620 का टारगेट है ग्वार सीड के लिए। मई कॉन्ट्रैक्ट में ये सौदे करने हैं। सादरी जी आप बताएं ग्वार में राय। विष्णु जी, ग्वार सीड में मैं भी अजय जी से सहमत हूँ। ग्वार सीड में मैं भी बाइंग की ही सलाह दूंगा, क्योंकि नीचे के भाव पे तकरीबन 5200-5300 पे काफी फिजिकल में माल कवर हुआ है। स्टॉकिस्टों ने भी वैल्यू बाइंग की है उन लेवलों पे, और अभी इन 5500, 5550 के लेवल से मुझे लग रहा है एक बार के लिए 5700 के लिए ग्वार गम में बाई लग रहा है। और ग्वार सीड भी एक बार करंट लेवल से, ग्वार गम भी एक बार करंट लेवल से 200 से 300 रुपए के लिए बाई करके चलना चाहिए। बता क्या लग रहा है, ग्वार में जो तेजी दिख रही है ये टिकेगी क्या? टिकाऊ तेजी है? भूपेश जी। सर मेरे से प्रश्न। जी जी। हाँ जी सर, मैं आपके चैनल पे लगातार 5,150 के ऊपर गुआर में 5,550 और 5,850 के पोजिशनल टारगेट देता रहा हूँ, और अभी भी कहूंगा कि मुझे गुआर सीड में मंदा नहीं लगता। गुआर सीड कहीं भी कोई डिप आई है तो उस डिप पर खरीदारी करनी चाहिए। मुझे उम्मीद है गुआर एक बार 5,850 तक के भाव दिखाना चाहिए। मई भाई, मेटल्स की बात कर लेते हैं चंद्रशेखर सर। पिछले 2 हफ्ते से मेटल्स में जिस तरह की रफ्तार दिख रही है, लग रहा है कि अब थमेगा, अब थमेगा। क्या लग रहा है, किस तरह की चाल आगे रहेगी? इसमें दोनों है, सप्लाई साइड फैक्टर्स और डिमांड साइड फैक्टर्स। जैसे कि चीन के जो आंकड़े आए मार्च महीने के, इट इज़ क्या बोलूँ, सरप्राइजिंगली इट इज़ टू द अपसाइड। तो पॉजिटिव आंकड़े आए हैं चीन के। और जैसे पहले मैंने बताया, सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर और ख़ास करके लास्ट क्वार्टर ऑफ ये जो करंट कैलेंडर ईयर है उसमें तो चीन का इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ने का संभावना ज़्यादा है। तो वो सब संकेत अब मेटल्स मार्केट को मिल रहा है।
तो डिमांड साइड में, सप्लाई साइड में भी कहीं कहीं दिक्कतें आ रही हैं सप्लाईज में, तो उसके वजह से भी मार्केट में उछाल मिल रहा है। मैं मानता हूं कि बेस मेटल्स, इंडस्ट्रियल मेटल्स में ये जो रुख है वो जारी रहेगा। कोई बहुत बड़ा उछाल तो नहीं आएगा मार्केट में, बट आई थिंक इट विल कंटिन्यू टू रिमेन फर्म विथ स्लाइट अपसाइड बायस। ओके भूपेश जी, मेटल्स में कोई पसंद, कोई टॉपिक आपके लिए, अगर कोई शाम में ट्रेड करना चाह रहा है तो उनके लिए क्या सलाह है? कोई एक काउंटर बता दीजिए। जी, मुझे अगर देखा जाए तो कॉपर में अभी भी तेजी लगती है। 833 या 834 के आसपास कहीं भी कॉपर मिलता है, वहां खरीदारी करनी चाहिए। 829 के नीचे का स्टॉप लॉस लगाएं। 845, 851 तक के लक्ष्य संभावित रहेंगे। कॉपर मुझे अभी भी काफी बुलिश लगता है। पर आपको पसंद है। केरिया जी, आपकी टॉपिक क्या है बेस मेटल्स में? देखिए पूरे बेस मेटल में कॉपर, जिंक, एल्यूमिनियम तीनों में अभी रैली स्टार्ट है। सप्लाई साइड कंसर्न भी है और डेटा चंद्रशेखर सर ने बताया भी कि अच्छे आ रहे हैं। तो मुझे लगता है कॉपर है जो 35, 36 के करीब लेके चलिए, 42 का टारगेट है, लेकिन मुझे काफी स्ट्रांग लग रहा है जो 248 के ऊपर 252 दिखा सकता है। एल्यूमिनियम में भी हमने देखा कि एलएमई पे जिस ढंग से रशियन मेटल को लेके जो चिंता बनी हुई है वो एल्यूमिनियम को और सपोर्ट करेगा, जो 236 पे लेना चाहिए 240 के टारगेट के लिए। कॉपर, जिंक, एल्युमिनियम आपको खरीदारी के लिए पसंद, ट्रेडिंग के लिहाज से आ रहे हैं। शुक्रिया केरिया जी आपका, भूपेश जी, सादरी सर और चंद्रशेखर सर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों ने वक्त निकाला और दर्शकों के सवालों के जवाब भी दिए और आगे का गाइडेंस भी बता दिया कि आपको आगे क्या करना है। लेकिन देश में एग्री सेक्टर के भविष्य को लेकर हमने खास बातचीत की थी जियो लाइफ के कॉर्पोरेट अफेयर्स एंड स्ट्रैटेजी रवि क्षीरसागर से। उन्होंने क्या कुछ कहा है एग्री सेक्टर को लेकर, आइए वो चंक आपको सुनवा देते हैं। एग्रीकल्चर की मैं बात करूं तो दिस इज द ओल्डेस्ट बिजनेस ऑन दिस प्लेनेट और वो कंटिन्यू चलता रहेगा। लास्ट ईयर थोड़ा सा डाउनफॉल था। देयर आर मल्टीपल रीजंस थे, थोड़ा सा अनइवन मॉनसून था। हाँ। ग्लोबल चेंजेस काफी सारे हो रहे हैं। यूक्रेन रशिया का इशू हमने देखा। हमने हमास वाला वॉर, इजराइल वाला, दैट्स आल्सो हैपनिंग। तो इसके वजह से थोड़ा सा इनपुट इंडस्ट्री पे थोड़ा सा फर्क पड़ा है। बट अगर हम बात करें ओवरऑल इंडियन एग्रीकल्चर की तो उसमें काफी पॉजिटिव सिनारियो है। एग्रीकल्चर जो है तो बॉटम ऑफ द पिरामिड है। उसके ऊपर आपका प्रोसेसिंग इंडस्ट्री हो गया, आपके स्टार्टअप्स हो गए, आपका एक्सपोर्ट हो गया। सो एवरीथिंग इज डिपेंड अपॉन दैट। ओके, तो सारी की सारी चीजें उसके ऊपर डिपेंड है। और सिनारियो पॉजिटिव है। दिस ईयर विल बी पॉजिटिव। प्राइस को लेकर क्या लग रहा है? जिस तरह से फिर से प्राइस ऊपर की तरफ जा रहे हैं, ग्लोबल जियोपॉलिटिकल सिनेरियो आप देख ही रहे हैं किस तरह से बदल रहे हैं। क्या आने वाले समय में एग्री प्रोडक्ट्स के दाम और बढ़ेंगे, महंगाई बढ़ने वाली है? क्या लग रहा है? क्योंकि बहुत सारे प्रोडक्ट के दाम धीरे धीरे बढ़ने फिर से शुरू हो गए हैं। एक तो हीट वेव, दूसरा जियोपॉलिटिकल कंसर्न, डिमांड तो लगातार बढ़ ही रहे हैं। आपका आउटलुक क्या है प्राइस को लेकर? आई एम लिटिल बिट पॉजिटिव। थोड़ा सा जिस तरह से हम एक्सपेक्ट करें कि इन्फ्लेशन बढ़ेगा, प्राइस बढ़ेगा, उस तरह से नहीं जाना चाहिए क्योंकि गवर्नमेंट भी थोड़ा बहुत प्रोएक्टिव है इस बार। जिस तरह से गवर्नमेंट मेजर्स ले रही है, प्रोएक्टिवली मेजर्स ले रही है। और मुझे लगता है थोड़े से जो बहुत सारे डिसीजंस है आफ्टर द इलेक्शन, आफ्टर द रिजल्ट, वी विल सी लिटिल बिट रिलैक्सेशन इन दैट केस। एंड जिस तरह से रिपोर्ट्स आ रही है रिलेटेड टू कि नॉर्मल मानसून होगा तो हमारा प्रोडक्शन भी काफी अच्छा इस तरह से ग्रो होना चाहिए। ओके, इंडियन एग्रीकल्चर सेक्टर की सबसे बड़ी दिक्कत है यील्ड को लेकर। उस यील्ड की समस्या को से कैसे हम पार पा सकते हैं? क्योंकि एरिया तो सीमित है, एरिया अब यहाँ से आप नहीं बढ़ा सकते हैं, ये आप हम जानते हैं। क्या लग रहा है कैसे हम यील्ड पर फोकस बढ़ाएं? क्या तरीका हो सकता है? हमको थोड़ा सा बेटर ऑफ पैकेज और प्रैक्टिस पे फोकस करना पड़ेगा। जैसे ईएटी हम बोलते हैं, जैसे खाने के लिए हम ईएटी यूज करते हैं। मैं थोड़ा सा ईएटी को अलग वे में बोलूंगा। ई इज फॉर एजुकेट, ए इज फॉर अवेयरनेस एंड टी फॉर ट्रेनिंग। तो हमको फार्मर को हो गया थोड़ा सा उस बारे में एजुकेट करना है, अवेयर करना है और ट्रेन करना है। जो गवर्नमेंट का अभी चल रहा है कि एग्रीगेशन, फार्मर की जो लैंड होल्डिंग है वो कम होती जा रही है, उस वजह से उसकी इनपुट कॉस्ट बढ़ रही है। तो हमको कहीं ना कहीं एग्रीगेट करना पड़ेगा, चाहे एफपीओ वाला हो गया या फेडरेशन हो गया, तो उसको और प्रमोट करने की जरूरत है। ओके, और आपको एग्री सेक्टर के लेके आपको क्या लग रहा है, कहाँ पर मिसिंग है हम, क्यों पीछे रह गए हैं तमाम? क्योंकि हमारी एक बड़ी आबादी यहाँ पर एग्रीकल्चर सेक्टर पे निर्भर है, उसके बाद भी हम पीछे क्यों रह जा रहे हैं बाकी डेवलप कंट्रीज के मुकाबले? देखो, बाहर से हमको लगता है कि एग्रीकल्चर बहुत एक सब्जेक्ट लगता है, बट इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट। इसमें इतने सारे मल्टीपल प्लेयर्स है। नहीं, मैं पॉलिसी लेवल की बातचीत कर रहा हूँ, क्योंकि उत्पादन को आप देखिए बहुत सारे जगहों पे सुधार की जरूरत है। हम लगातार हम आत्मनिर्भर की बात कर रहे हैं और हमारा फोकस इंपोर्ट पर ज्यादा होता जा रहा है। कई सारे प्रोडक्ट, चाहे वो पल्सेस को लेकर हो, ऑयल सीड्स को लेकर हो, बाकी कई सारे ऐसे एग्री प्रोडक्ट्स है। कैसे उस लेवल पे कैसे काम करने की जरूरत है? देखो, अगर मैं एग्रीकल्चर को बाइफरगेट करूं तो दो साइड हो जाती है। एक तो आपकी इनपुट साइड होगी और एक होगी आपकी आउटपुट साइड आफ्टर द हार्वेस्टिंग। तो थोड़ा सा हमको लगता है गवर्नमेंट लेवल पे आउटपुट साइड पे फोकस करने की ज्यादा जरूरत है, जहां पे हम चीजों को एग्रीगेट करें, थोड़ा सा एक्सपोर्ट के बारे में देखें। लॉट ऑफ एफटीए हम जो साइन कर रहे हैं, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, उसका इंपैक्ट एक अच्छा पॉजिटिव साइड किस तरह से हो सकता है, कहाँ न्यू रूट्स ओपन हो सकते हैं इन टर्म्स ऑफ द ट्रेड। तो देयर आर दीज आर द अपॉर्चुनिटीज वी कैन सी।
शुक्रिया सर, आपने वक्त दिया और एग्री सेक्टर का पूरा आउटलुक बताया। धन्यवाद।